नमस्कार बच्चों, मैं सौमित्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज से आपकी यूपीएससी की क्लास है। पहली क्लास में मैं चाहूँगा कि आप सभी यूपीएससी के सिलेबस से एक बार रूबरू हो जाए और इसके पैटर्न को जान ले, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का इसका जो पैटर्न है। उसके बाद फिर हम रेगुलर जो क्लास आपकी होगी उसमें फिर हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो उड़ान आईएएस एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बाइलिंगुअल स्तर पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से यूपीएससी की क्लास करा रहा है। हमारी और भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। आज से आप लोग का नया बैच है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को बताना पड़ेगा जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है उसके अनुसार वर्तमान पैटर्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आएंगे हम। प्रीलिम्स यानी पीटी में। प्रीलिम्स में आपको पता ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज़ का होता है और एक पेपर होता है वो आपका सी सेट का होता है। तो सी सेट का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाई होता है और जीएस के पेपर के अनुरूप से कट ऑफ बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए 200 अंकों के प्रश्न होते हैं, ठीक है। और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर कट जाते हैं। इस तरह से 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है इसमें। इसके पश्चात आप देखेंगे कि सी सेट एक्चुअल में केवल क्वालिफाइड किया गया है, ठीक है। 33%, 33% तक का आपको लाना पड़ेगा इसमें अंक। अगर 33% तक अंक में मतलब आपको 27 क्वेश्चन कुल मिला के सही करने पड़ते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स रीजनिंग के बाद आपके इसमें निर्णयन के क्वेश्चन आते हैं, निर्णय क्षमता। फिर इसके बाद आपके इसमें नीति शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे नीति शास्त्र के। तो इस तरह से क्या है, ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे जिसको गद्यांश कहा जाता है, अपठित गद्यांश। तो ये 4 सेक्टर मिला के आपको क्वेश्चंस आते हैं। लगभग यह देखा जाता है कि जो गद्यांश वाला सेक्टर है इसी से आपके लगभग 27 से 30 क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग मिला के। डिसीजन मेकिंग से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और एथिक्स से कम 8 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी के जो पार्ट है वो आपके कॉम्प्रीहेंशन से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह क्या है कि वर्तमान में आपको 27 क्वेश्चन सही करना है, मात्र 27 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे सी सेट में, ठीक है। अगर इसमें आपको कम अंक प्राप्त करते हैं, मान लीजिए अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो जाता तो आपका निर्धारण नहीं हो पाता है। आप मतलब सी सेट फेल हुए तो मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स से, ठीक है। अब देखिए, समान अध्ययन यानी जीएस की बात करते हैं प्रीलिम्स के पेपर की। तो प्रीलिम्स कितने पेपर में हो गए? 2 पेपर में हो गए। पहला क्या है? जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 क्या हो गया आपका? वो हो गया जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन। और दूसरा क्या हो गया? सी सेट। सी सेट क्या है? क्वालिफाइंग है। कितना परसेंट? 33%। कितना क्वेश्चन करना है? 27 क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं, देखिए करंट इवेंट्स, जो वर्तमान के करंट इवेंट्स हैं, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। वर्तमान में जो करंट अफेयर्स है, नेशनल स्तर में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल स्तर में क्या हो रहा है, लगभग 100 क्वेश्चन में से ये देखा गया है मोटे मोटे तौर से कि 20+ क्वेश्चन प्रीलिम्स से आते ही आते हैं, या तो रिलेट करके आते हैं या तो डायरेक्ट आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 20+ क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिलते हैं। इन 20+ क्वेश्चंस में लगभग वे क्वेश्चन होते हैं जो 1 साल के घटनाक्रम के अंतर्गत होते हैं। 1 साल की घटनाओं के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती है, जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो साल भर का करंट अफेयर जो है लगभग इसमें पूछने को मिलता है। दूसरा आप देखते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा में इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है आपका? इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके एशियन हिस्ट्री से लेके मॉडर्न इंडिया तक के पूरे इवेंट्स इसमें आपके आ जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका शुरुआत जहाँ से होता है नवपाषाण काल से लेके आपका गुप्त काल तक, फिर आ जाएगा आपका गुप्तोत्तर काल से लेके आपका मुगल काल तक, फिर आ जाएगा आपका मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल से लेके भारत की आज़ादी तक और उसकी समस्याओं तक। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग आपको इसमें भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 8 से 10 का रेशियो लगभग रहता है इसमें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जिसमें कम देखने को मिले हैं आजकल प्रीलिम्स में, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मेंस में ज़्यादा आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के भी लगभग आप मोटे लगभग 8 से
10 प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं जो पैटर्न होता है आपका। तो क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया आपका करंट अफेयर्स जीएस में, पीटी में। दूसरा क्या हो गया आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में क्या हो गया आपका नेशनल मूवमेंट। फिर क्या हो गया आपका भूगोल। तो 3 सब्जेक्ट हो गया आपका। चौथा सब्जेक्ट आप आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा पॉलिटी यानी पॉलिटी को कहते हैं क्या राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में आप देखेंगे गवर्नेंस आ जाता है, पूरा गवर्नेंस, पूरा का पूरा गवर्नेंस आ जाता है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायती राज, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पंचायती राज जो है ये पूरा का पूरा आपका देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी के बाद आप देखेंगे कि आर्थिक विकास यानी जनांकिकीय यानी आपके इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप देखते हैं कि पर्यावरण यानी आपकी इन्वायरमेंट के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जनरल साइंस। तो इस तरह से अगर मैं आपको डिवाइड करूँ इसमें, ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में कुल जो प्रमुख सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है करंट अफेयर। करंट के बाद आपका आता है जो आता है वो इतिहास आता है, हिस्ट्री। इतिहास के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी के बाद आपका इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद आपका है लगभग विज्ञान, साइंस। और विज्ञान के बाद लास्ट में है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये देखिए ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आपके जीएस पेपर 1 में आपको देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके करंट आपके जो हो गए जीएस जो पेपर 1 है जिसमें आपको लगभग सारे ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं, वो आते हैं हम आपका सी सेट, ठीक है। अब आपका सी सेट जो है आपको बताना है कि ये क्वालिफाइड होगा। क्या होगा ये समझ में आ रहा है बेटा। ऑनलाइन वाले जो है उनको, ऑनलाइन कौन कौन है, वर्षा वर्मा, विनय, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके, ठीक। सी सेट, सी सेट क्या है, तो सी सेट जो है देखिए सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग होता है। सी सेट कैसे क्वालिफाइंग होता है, आपके जीएस का नंबर बस काउंट होगा, इसमें आपको 27 प्रश्न सही करने हैं, ठीक है। कितने प्रश्न सही करने हैं, 27 प्रश्न सही करने हैं, यानी आपको कुल मिलाकर 33% अंक लाना है, ठीक है। सी सेट एक्चुअल में अभी थोड़ा कठिन देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। जब जीएस सरल आता है तो सी सेट को कठिन कर दिया जाता है, इस तरह के आपको दिक्कतें देखने को मिली है, ठीक है। तो सी सेट जो है वो एक योग्यता परीक्षा है एक्चुअल में। वह देखा जाता है कि आप कितने, आपके अंदर मैथ्स रीजनिंग को लेकर या अलग अलग विषयों को लेकर कितनी समझ है आपके अंतर्गत। तो ये देखने के लिए ही आपका सी सेट जो है वो प्रमुख ले। तो सी सेट में आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी इसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। कॉम्प्रीहेंशन में लगभग आपके 27 से 20 से 27 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल, यानी इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत आप देखते हैं अंतर्वैयक्तिक व्यक्तित्व, मतलब एक व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ होती है, कितनी पर्सनालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको किस प्रकार से कार्य करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, इस तरह, और डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह क्या है आपके समझ देखा जाएगा कि प्रीलिम्स का ये पेपर होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आगे जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। और मेंस का पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको बताऊंगा इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत आप देखेंगे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में विषयों का बंटवारा अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में हुआ है। मतलब एक आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं जिनको आपको लेना है और दूसरे जो है वैकल्पिक है, आपका एक ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। अनिवार्य विषयों में क्या क्या आता है, इसमें देखिए सबसे पहले आता है निबंध आता है। निबंध यानी एसे राइटिंग करनी पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लगभग 1400 से 1500 शब्दों में ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है जीएस। जीएस में टोटल 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं। फिर आपका क्या होता है, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, ये होता है आपका वैकल्पिक, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है मेंस में आपको, ठीक है। या 8वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी भाषा, जो 8वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी भाषा है वो भी आप इस मेंस में आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वैकल्पिक माना जाता है, ठीक। अब देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है इसके अंतर्गत का पैटर्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं टोटल
वैकल्पिक सब्जेक्ट को मिलाए और निबंध को मिलाकर कितने हो गए, टोटल 60 विषय होगा। तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 जो आता है वो आता है एसे राइटिंग का होता है, ठीक है, जो प्रत्येक ये है ये 250 अंकों का होता है, ठीक है। 250 अंकों में लगभग इसको आपको बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका निबंध होता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सब्जेक्ट रिलेटेड भी विषय आ सकते हैं, और इसमें आपके इंटरनेशनल के बाद आपके जो अभी से संबंधित, जो करंट से संबंधित निबंध के विषय हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 निबंध लिखने पड़ते हैं, इसमें लंबे लंबे निबंध लिखने पड़ते हैं, लगातार बहुत कठिन पैटर्न होता जा रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं जीएस पेपर 1 में, ठीक है। जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है आपका भारत की संस्कृति विरासत यानी भारत का इतिहास, पहला पार्ट। जीएस पेपर 1 का पार्ट 1 क्या हो जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में 2 पार्ट में हो जाएगा, एक इंडिया का हिस्ट्री, दूसरा आ जाएगा विश्व का भूगोल, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीएस पेपर 1 का पहला पार्ट है हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 का दूसरा पार्ट है इंडियन सोसाइटी, और जीएस पेपर 1 का तीसरा पार्ट आप रखेंगे क्या, जियोग्राफी, ठीक है, जिसको कहते हैं भूगोल। तो कुल मिलाकर ये 3 भाग में आ जाता है। पहला क्या हो गया, हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में, दूसरा क्या हो गया आपका भूगोल ज्योग्राफी, तीसरा क्या हो गया इंडियन सोसाइटी, इसको बोलते हैं भारतीय समाज। तो इस तरह देखते हैं आप जीएस पेपर 1 में कुल 3 पेपर होते हैं, ठीक है। इन तीनों पेपर में अलग अलग प्रश्न आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके बाद आप देखेंगे जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे संविधान, क्या रहेगा संविधान, और पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो रहता है आपका वो होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और तीसरा होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 3 विषय होते हैं आपके पेपर नंबर 2 में जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 के अंतर्गत आप देखते हैं कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 में। पहला आपका आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेपर नंबर 3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी में फिर नेक्स्ट आता है पेपर 3 का दूसरा आप विषय आता है आपका इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं आप आर्थिक विकास। इसके बाद आपका आता है इसमें पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता और पर्यावरण। उसके बाद आपका आता है आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं आप आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, दोनों अलग अलग विषय के रूप में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा विषय आपके किस में हो गए बेटा, सबसे ज़्यादा विषय होगा आपके जीएस प्रश्न पेपर 4 यानी सामान्य अध्ययन में कितने हो गए, तो पहला हो गया आपका साइंस ऑन टेक हो गया, दूसरा क्या हो गया साइंस ऑन टेक्नोलॉजी के बाद इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक के बाद तीसरा क्या हो गया इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट के बाद चौथा क्या हो गया आपका आपदा प्रबंधन हो गया। समझ में आ रहा है। इस तरह ये सारे के सारे जो पैटर्न है वो आपके देखने को मिलते हैं। यानी पेपर 3 के अंतर्गत आपको कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको साइंस, दूसरा पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स, तीसरा पढ़ना है आपको पर्यावरण, और चौथा पढ़ना है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका जो तीसरा जीएस का पेपर है। सबसे ज़्यादा पेपर इसी में है, किसमें है, पेपर नंबर 4 में, ठीक है। अब उसके बाद आप आते हैं जीएस पेपर नंबर 4, ठीक है, पेपर नंबर 4 जीएस पेपर नंबर 4 में देखते हैं क्या है एथिक्स, क्या है एथिक्स एप्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा विवादास्पद और सबसे कठिन जो परीक्षा है वो है पेपर नंबर 4, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिक्स। एथिक्स के लगभग आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये मैं अगले आपके स्लाइड में बताऊंगा। तो इस तरह क्या है ये हो गया। उसके बाद आपका होता है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय 1, वैकल्पिक विषय 2 होता है। फिर अंग्रेजी और हिंदी जो है वो क्या होता है क्वालिफाई आपका देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या है लगभग आप देखते हैं 1750 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसी 1750 नंबर लगभग एग्ज़ाम्स में आपके पूरे के पूरे इसमें वैकल्पिक सब्जेक्ट, आपके जीएस के सब्जेक्ट और निबंध के जो सब्जेक्ट है ये इसमें ऐड होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको बताता हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैं जीएस पेपर 1 में आता हूँ। जीएस पेपर 1 में मैं निबंध से शुरू करता हूँ। तो देखिएगा, ठीक है, इसमें लिखा गया उम्मीदवार किसी एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है, कोई एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है, ठीक है। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है।
इसमें ये रहता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति से लिखें कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है। नॉर्मली ये लिखा जाता है कि आप रट के जाते हैं, आजकल कोई भी प्रश्न पूछता है उसको रट के जाते हैं, रट के नहीं जाना है। ज़्यादातर जो आप क्या समझ रहे हैं किसी समस्या के बारे में, आपका क्या मानना है, तो आपके विचार को जानना चाहता है यूपीएससी एक्चुअल में। निबंध का प्रश्न जो है वो रटने रुटाने का प्रश्न नहीं है। आज की समस्या आप लगातार जो देख रहे हैं उससे संबंधित ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आज आपकी समस्या क्या क्या है सामने, तो अभी देख लो पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से क्या है, हर व्यक्ति तंगहाल है, हर व्यक्ति जो है परेशान है। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। संसाधनों के दोहन से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं निबंध में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल गया निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक भाग में 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प पर चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। कितने निबंध लिखने पड़ते हैं, 2 निबंध लिखने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है। एक निबंध जो है 125 शब्द 125 नंबर का होता है, ठीक है। तो 125 इज इक्वल टू 250 वर्ड में आपको ये जो है लिखना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट जो आपका जो है वो आपका है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में आपको सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले इसको बांटते हैं भूगोल, यानी पहला आ गया ज्योग्राफी, पहला आ गया हिस्ट्री, दूसरा आ गया ज्योग्राफी और तीसरा आ गया इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों पढ़ना है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। एनसीईआरटी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगभग ये कहा जाता है कि ये जो बेसिक क्लियर करने के लिए 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कहते हैं, ठीक है, 10 तक की। लेकिन एक्चुअली में अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी की और इसकी ज्योग्राफी की लगभग आप 9th 10th 11th 12th भी अगर पढ़ लो अच्छे से, तो भी आपका लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर माना जाता है, समझ में आ रहा है। अगर आप 11वीं 12वीं की किताबें भी अच्छे से पढ़ते हैं, इतिहास की या भूगोल की 11वीं 12वीं किताबें पढ़ते हैं, तो आपके बेसिक लगभग क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह जीएस पेपर 1 में लगभग 3 पार्ट में बांटा गया जीएस पेपर 1 को। पहला पार्ट क्या है आपका, इंडियन हिस्ट्री बांटा गया है। दूसरा पार्ट क्या है, इंडियन ज्योग्राफी बांटा गया है, सेकंड पार्ट। और तीसरा क्या बांटा है, इंडियन सोसाइटी, इसको बांटा गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कुल मिला के 3 भागों में ये बांटा गया है, समझ में आ रहा है। जीएस पेपर 1 को 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, हिस्ट्री, दूसरा क्या है, ज्योग्राफी, और तीसरा क्या है, इंडियन सोसाइटी। तो किस तरह आपको जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपको कुल मिलाकर लगभग आपको 3 विषय देखने को मिलते हैं। अब ये तीनों विषय में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा मेंस का, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सब्र से सुनिएगा। तो कितने विषय हो गए अपने पास, 3 विषय हो गए जीएस पेपर 1 में। पहला क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, दूसरा क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तीसरा क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए, इसमें आपको फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू, इसमें आपको प्राचीन काल से लेके, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके, ठीक है, आधुनिक काल तक, मॉडर्न समय तक का हिस्ट्री पूरा आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक का जो भी इतिहास है वो आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर भी शामिल होंगे, आर्ट एंड कल्चर भी शामिल होंगे और आपके लिटरेचर भी शामिल होंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपका आ जाएगा कि कौन कौन से शासकों ने कौन कौन सा मंदिर बनवाया, कौन कौन से शासकों ने कौन कौन से किताबों को लिखवाया, किस काल में कौन सी किताबें लिखी गई, ये सारे के सारे चीज़ें आपको पूरा का पूरा प्राचीन काल से लगभग पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक, 18th सेंचुरी में आप देखते हैं कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज लगभग 18वीं शताब्दी में पूरे भारत को नियंत्रण कर लेते हैं और 19वीं शताब्दी तक यहाँ से जाते हैं। तो 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं, ठीक है, इन घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ, कितने राज्य बने, राज्यों के बीच की समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, जो इंडियन इंडिपेंडेंट वॉर है, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें 1857 के बाद से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है किसमें, इसमें पढ़ना है आपको किसमें, हिस्ट्री में। ठीक है, ये आपका हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री के बाद, अब आते हैं हम हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं, विश्व इतिहास में। तो अब देखेंगे विश्व इतिहास भी आपको पढ़ना है, यानी भारत के इतिहास के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक है आपका, उसमें होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लगातार आज मशीनी क्रांति है, हर चीज़ मशीन से बन रही है, लेकिन पहले मशीन नहीं होता था। पहले लोग हाथ से बना हुआ चीज़ को लिखा करते थे, पहना करते थे और उपयोग किया करते थे। लेकिन आपका बाद में होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मशीनों का युग आ गया। कपड़ा जो पहन रहे वो मशीनों से बनने लगा, वो सस्ता होने लग गया। तो इस तरह आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है ये आप पढ़ेंगे, किस तरह से हाथ की जगह मशीनों का युग आया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग विश्व युद्ध के बारे में। हम देखते हैं टोटल 2 विश्व युद्ध आपके होते हैं, प्रथम विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार से आप पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना क्या थी, कारण क्या था, परिणाम क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, 2 विश्व युद्धों का पूरा आपको जानकारी जो है वो इसमें प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग जो ऑनलाइन हो, आप लोग सबको, श्रद्धा, वंश, ईश्वरी, पूनम, राकेश, है ना, और कौन कौन है, लाइफ, मानसी, ईश्वरी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे, इसको बोलते हैं कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। जब एक देश दूसरे देश को क्या करता है, कंट्रोल करने लगता है या गुलाम बना लेता है। ठीक है, और बाकी लोग कमेंट करके बताइए, बाकी लोग भी कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है सिलेबस पूरा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उपनिवेश मतलब होता है कॉलोनी, जब एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और पूरी तरह से उस देश को गुलाम बनाने के बाद उसके पूरे इकोनॉमी का शोषण करता है। शोषण इस तरह से करता है कि वो पूरा अर्थव्यवस्था उसका खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं आप उपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म। ये कॉलोनिज्म जो है ये एक पुराना वर्ड है, लेकिन ये 18th सेंचुरी में शुरू हो गया। जैसे इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं जी, ये यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी सिलेबस, शिक्षक भर्ती का नहीं, यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस है ना, यूपीएससी के लिए हम लोग आज ये कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी का आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की समाप्ति यानी आपका क्या हो गया, कॉलोनिज्म हो गया। ठीक है, कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म जो है वो किस तरह से आया, किस तरह से इसका डिक्लाइन हुआ, ये आपको देखा जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग देश की अलग अलग विचारधारा होती है। कैपिटलिस्ट विचारधारा, आपकी पूंजीवादी विचारधारा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट ये टॉपिक के बाद आपको इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी के प्रमुख पहलू क्या क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इंडियन सोसाइटी में एक समाज को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। महिलाओं की भूमिका, गरीबी, ये सब जो है आपके मुद्दे हैं यूपीएससी के। ठीक है, फिर आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, आप लोग में से कौन कौन है यूपीएससी वाले, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसमें से आप लोग कौन कौन है, उर्वशी, ईश्वरी, गगन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को बोलते हैं आप भूमंडलीकरण, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया 1990s के बाद, उसको क्या कहा गया, वैश्वीकरण कहा गया, भूमंडलीकरण कहा गया। ठीक है, भूमंडलीकरण क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, सेकुलरिज्म, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर विश्व
कि विश्व भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। विश्व भूगोल यानी आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, विश्व में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से इसमें समंदर है, ठीक है, कौन कौन से समंदर है, ठीक है। अरेबियन सी, रेड सी से लेके आपको हिंद महासागर क्षेत्र, अलग अलग पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद कुछ समस्याएं होती है जो डिजास्टर्स कहते हैं इसको, वो सारे डिजास्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक, सुनामी क्या होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनो क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये इसमें आ जाएगा, आपके सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है। पेपर 1 खत्म। पेपर 1 खत्म होने के बाद आपका आ जाता है, ठीक है, पेपर 2, जिसको बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी सोशल जस्टिस। पॉलिटी सोशल जस्टिस में आपको सबसे पहले पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, भारतीय संविधान की बातें कौन कौन से प्रमुख है, ये आपको देखना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपको अलग अलग जो संघ एवं राज्यों के उत्तरदायित्व हैं उसको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको संघ एवं राज्यों के बाद पढ़ने के बाद आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर पढ़ना पड़ेगा आपको, संसद पढ़ना पड़ेगा, विधायिका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किस प्रकार का है। इसके बाद आपको देखेंगे पंचायती राज आ जाएगा आपका, सरकारी नीतियाँ आ जाएगी, विकास प्रक्रिया आ जाएगी, ठीक है। सरकारी नीतियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, संवैधानिक निकाय क्या क्या है, जुडिशियल बॉडीज़ क्या क्या है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा इसमें पॉलिटी आपका आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा आपका इसमें राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, जो पेपर नंबर 2 है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसी में आपको देखते हैं कि हम कुछ संबंधित मुद्दे भी आते हैं इसमें। जैसे इसमें मुद्दे में आप देखेंगे कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इसमें उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मतलब IR। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, तो देखो अभी आपको पता है ना, UNO, IMF, आसियान, ठीक है, नाटो, सीटो, सेंट्रो, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनका उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वो सहायक हैं चीज़ों में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं GS के पेपर 3 में, ठीक है। इस GS के पेपर 3 में आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसी में पढ़ना है। इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट GS पेपर 3 में होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है इकोनॉमिक्स। तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका पर्यावरण। चौथा सब्जेक्ट होता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी और 5वां सब्जेक्ट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 5 तरह के सब्जेक्ट आपके हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट आपका इसमें होता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट होता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बाद आप देखेंगे क्या है आपका, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्रमुख जो है पेपर आपके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है, सरकारी बजट कौन कौन से हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। मुख्य फसलों के बाद आप देखेंगे कि भारत में फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया अलग अलग क्या है, ठीक है, बुनियादी ढांचा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इसके पश्चात आप देखेंगे लगातार आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा क्या क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है कि बाह्य सुरक्षा क्या क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है कि सिक्योरिटी चैलेंज क्या क्या होते हैं वर्तमान में भारत के समक्ष, कौन कौन से सुरक्षात्मक क्या है चैलेंजेस हैं, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये आपका आता है, ठीक है, GS पेपर नंबर 4 में, ठीक है, जो आपका है 4 पार्ट में डिवाइड है। अब हम देखते हैं आपका GS पेपर नंबर 4 आता है। GS पेपर नंबर 4 आता है। इस GS पेपर नंबर 4 को एथिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एथिक्स कहा जाता है। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग देखा जाए तो एथिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं। एथिक्स मतलब एथिकल थिंकर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक सिविल सेवक के कर्तव्य होते हैं। सिविल सेवक कौन कौन से कर्तव्य को लेकर कार्य करता है, एक सिविल सेवक को क्या क्या करना चाहिए,
एक सिविल सेवक को क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप IAS बन गए तो किस तरह से आप सरकार के लिए कार्य करेंगे और कौन कौन सा कदम आप उठाएंगे, ये आपको देखना पड़ता है एथिक्स में। समझ में आ रहा है? तो ये एथिक्स सब्जेक्ट है, ये एथिक्स सब्जेक्ट आपका पेपर नंबर 4 है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के केसेस मिलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें आपको अलग अलग केस स्टडी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो है एथिक्स, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एथिक्स में। अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस तरह क्या है, ये वाला यहाँ था मैं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एक व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया जो भी होती है, एक व्यक्तित्व के विकास की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे पहले कि नीति शास्त्र के में आपको सबसे पहले दर्शन के बारे में पढ़ना है कि मानवीय सहसंबंध आपको पढ़ना है। ठीक है, मानवीय सहसंबंध की क्रियाकलापें क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको देखना पड़ता है सबसे पहले दार्शनिक, विश्व के दार्शनिकों के बारे में हम बात करते हैं जब इसके, तो विश्व के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हैं, दार्शनिक। ठीक है, और इन प्रमुख दार्शनिकों की विचारधारा क्या है, अलग अलग दार्शनिकों की विचारधारा क्या है, इनके प्रमुख विचार क्या है। विश्व के भारत के एथिकल थिंकर और भारत के साथ साथ विश्व के एथिकल थिंकर जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें आपको सत्यनिष्ठा पढ़ना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सिविल सेवक के क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, एक सिविल सेवक, और इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक लगाव, भावात्मक लगाव, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पेपर नंबर 4 के सिलेबस है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं एक सिविल सेवक के लिए कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। ठीक, सिविल सेवक के लिए अभिरुचि। ठीक है, एक सिविल सेवक के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सत्यनिष्ठा होती है। ठीक है, किसी की तरफदारी नहीं करना, निष्पक्षता के साथ कार्य करना। ठीक है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव होना, जो सार्वजनिक सेवा है उसके प्रति समर्पण सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे। उसके पश्चात आप पढ़ेंगे सहानुभूति के बारे में पढ़ेंगे। सहानुभूति के बाद आप क्या पढ़ेंगे, सोशल टॉलरेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। ये आपका एथिक्स से संबंधित चीज़ें हैं। फिर आप क्या पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, भावात्मक समझ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके एथिक्स के टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। इसके पश्चात आप एक देखेंगे कि एक लोक सेवक होता है। लोक सेवक यानी बोलते हैं सिविल सेवक। सिविल सेवक की एक लोक प्रशासक यानी लोक सेवक का क्या क्या भूमिका है। ठीक है, तो लोक सेवक के समक्ष कौन कौन सी भूमिका है, लोक सेवक का उत्तरदायी क्या है, क्या करना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, उसका नैतिक शासन क्या होता है, यानी उसका एथिकल जो गवर्नमेंट किस प्रकार का होगा, ये आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या उनकी भूमिका होती है, ये आपको पढ़ना है। कॉरपोरेट शासन पढ़ना है आपको, कॉरपोरेट शासन क्या होता है। ठीक है, कॉरपोरेट शासन में किस तरह की भूमिका होती है, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो इस तरह के आप देखेंगे ये लोक प्रशासन के जो विषय हैं वो भी इसमें आ गए हैं। इसको ज़्यादातर एक सिविल सेवक के कर्तव्य से जोड़ा जाता है। सिविल सेवक जो हैं उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं, एक सिविल सेवक के कर्तव्य जो हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। इसे समझ में आ रहा है? इसके बाद आप देखेंगे शासन में ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। समझ में आ रहा है? ईमानदारी के बिना, प्रोबिटी के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो शासन में ईमानदारी कैसे होगी, जब आपके अंदर शासन की समझ होगी। तो शासन की जो ईमानदारी से पहले आपको उसका दार्शनिक आधार पढ़ना पड़ेगा कि कौन, उसका दार्शनिक आधार क्या क्या है, किन किन लोगों ने, किन किन फिलोसोफर ने आपकी ईमानदारी की बात कही है। ठीक है, आचार संहिता, आपका आचरण किस प्रकार से होगा सिविल सर्वा के दौरान, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है भारत में की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार के मुद्दे से किस प्रकार बचा जाए, एक सिविल सेवक को भ्रष्टाचार से किस प्रकार बचा जाना चाहिए, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है आपके समक्ष जो सिलेबस है। ठीक है, लगभग इसी सिलेबस के आधार पर सिविल सेवा में आपका सिलेक्शन होता है। जो अभी का जो पैटर्न है, जो अभी का बदलता हुआ पैटर्न आपके समक्ष आ रहा है, इस बदलते हुए पैटर्न की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। आप देख रहे हैं इस बदलते हुए पैटर्न में, इस बदलते हुए पैटर्न, ये जो बदलता हुआ पैटर्न है, इस बदलते हुए पैटर्न में आप देखेंगे समस्या ये आ रही है कि लगातार कट ऑफ की समस्या आपको देखने को मिली है। कट ऑफ की समस्या, कट ऑफ की समस्या आप देख रहे हैं लगातार कि यूपीएससी का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप पीटी निकालते हैं तो प्रीलिम्स में आप देख रहे हैं इस बार का जो एग्ज़ाम देख रहे हैं इसमें लगातार समस्या प्रीलिम्स में बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो गया है वो हो गया है करंट अफेयर। करंट के जो मुद्दे हैं उसको आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है। करंट में जो भी चीज़ें चल रही है वर्तमान में, करंट में जो भी चीज़ें वर्तमान में चल रही है, गोइंग थ्रू हो रही है, उसी को क्या करता है आपका बाद में रिलेट करके प्रश्न पूछने लगा है लगातार। समझ में आ रहा है? तो आप ये देखते हैं कि यदि प्रीलिम्स में आपके जो प्रश्न हैं लगभग आपके काट कुटी के अगर 50 से लेके 55 या 53 तक के प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, यदि आपके लगभग 100 से लेके मैं बोलता हूँ 105 नंबर तक आते हैं आपका सामान्य में। ठीक है, तो ये देखा गया है कि पिछले 4-5 साल में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जा रहा है, आप प्रीलिम्स को पास कर ले रहे हैं। ठीक है, बाकी के लिए जो है वो भी 90 से ऊपर रहा है, यानी आपको कम से कम 45 प्रश्न करने हैं, सही करने, तब आप प्रीलिम्स को जो है क्वालिफाई करने में सक्षम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान का पैटर्न है। ठीक है, ऑप्शनल जो है वो 500 नंबर का होता है। ऑप्शनल का पैटर्न जो है लगातार एक ही पैटर्न से लगातार क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जो ऑनलाइन हो उनको समझ में आया, कोई प्रश्न हो तो बताइए, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ईश्वरी जी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यही है आपका पैटर्न कुल मिला के। यानी आपको मैंने क्या बताया इसमें, आपको ये बताया कि जो सीजीपीएससी में लगभग आपको इन्हीं सब चीज़, यूपीएससी में आपको यही सब चीज़ों में ध्यान देना है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको कितना नंबर लाना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप फाइनल कट ऑफ में जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका ये निबंध हो गया, निबंध हो गया आपका कितना नंबर का, 250 नंबर का निबंध हो गया। ठीक है, GS 1 हो गया आपका 250 नंबर का, GS पेपर 2 हो गया आपका 250 नंबर का, GS पेपर 3 हो गया आपका 250 नंबर का, GS पेपर 4 हो गया आपका 250 नंबर का। फिर यहाँ हो गया आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया 250 मतलब 500 नंबर का। ठीक है, 500। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये टोटल करेंगे आप तो हो जाता है आपका लगभग 1750 नंबर का हो गया। तो 1750 नंबर का आपका क्या होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है। आपको ये समझना है क्या होता है, 1750 नंबर का मेंस एग्ज़ाम होता है। इस 1750 नंबर में लगभग मेरे हिसाब से आपको लाना है, मेरे हिसाब से आप कोशिश करना 900 प्लस, या मैं बोलूँगा 1000 प्लस अगर आप लाएंगे तो ये संभावना है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस 1750 में लगभग अगर आप 900 नंबर लाते तो इंटरव्यू में आप नंबर जो है खींच लेते हैं। इंटरव्यू क्या करते हैं, नंबर खींच लेते हैं। अब आपका आ जाता है प्लस इसमें इंटरव्यू आपका हो गया, इसमें लगभग 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये 275 नंबर के इंटरव्यू में लगभग आपको कितने नंबर मिलते हैं, लगभग 100 नंबर तो सभी को मिल जाते हैं, 80 से 100 नंबर। तो कुल कितना हो गया, ये कुल हो गया ये 2025
2025 नंबर का ये एग्ज़ाम हो गया। अब ये 2025 में देखा जाता है जिसका जनरल में 1000 प्लस जिसका आ रहा है नंबर, अभी में वो सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अभी मेंस का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस पैटर्न में आपको तैयारी करना है। समझ में आ गया? तो निबंध हो गया। निबंध के बाद आपको जीएस पेपर 1 में मैंने क्या बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में क्या बताया मैंने आपको, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप और सोशल जस्टिस। जीएस पेपर 3 में क्या बताया आपको, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट। फिर आपको क्या बताया जीएस पेपर 4 में मैंने बताया एथिक्स, ठीक है, 250 नंबर का। फिर आपका ऑप्शनल का, एक ऑप्शनल का 2 सब्जेक्ट होगा, तो हो गया 1750 नंबर का मेंस हो गया। इसके बाद आपका क्या होगा, 275 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, 2025 नंबर का एग्जाम होगा, इंटरव्यू प्लस मेंस मिला के। तो यही है आपका वर्तमान का पैटर्न जो है यूपीएससी का। आपको इसी पैटर्न के अनुसार चलना है और इसी पैटर्न के अनुसार आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मैंने चीज़ें आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हमारी क्लासेस जो हैं, आप लोग जितने ऑनलाइन बच्चे चाहते हैं एडमिशन, वो बिल्कुल हमारे ऑफिस में संपर्क करें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाएगी, दिल्ली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ और मैं काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हूँ और हमारे साथ की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यही सिलेबस डिस्कशन यहीं तक चलता है। कल फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।